हमको घर बनाना हो तो उसके लिए क्या है, ईंट जो होता है, ब्रिक्स, वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होता है। उसी तरह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कोई भी मटेरियल का, मेटल या एलॉयज का क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो एक छोटा छोटा यूनिट से बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल को हम लोग मिला मिला के क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी मटेरियल का। अगर हमको आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, आयरन एटम जो होगा, आयरन का जो एटम होगा उसको हम लोग यूनिट सेल में मिला मिला के हम लोग उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक, ये लोग आगे देखेंगे कैसे बनेगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, जनरली ऑल द मेटल्स और एलॉयज आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ स्मॉल रिपीटेड एंटिटी कॉल्ड यूनिट सेल। यानी कोई भी जो मेटल होता है या फिर एलॉयज होता है वो हमारा यूनिट सेल को मिला मिला के बनाया जाता है। ठीक, अब यूनिट सेल क्या होता है ये हम लोग थोड़ा देखेंगे। यूनिट सेल क्या होता है कि कोई हमको 3 डायमेंशन लेना है। यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिट सेल पॉजेस एक्सियल लेंथ, मींस यूनिट सेल क्या होगा, उसका अपना कुछ सर आवाज नहीं। सर वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा भाई। बस समझते जाओ क्या क्या हो रहा है, पूरा समझ में आएगा, हम पूरा फिगर के साथ सब कुछ समझाएंगे। ठीक है, अब देखो, बाय असाइनिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्सियल लेंथ, अगर हम ए बी और सी का अलग अलग वैल्यू रखेंगे और अल्फा बीटा गामा का अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो हमको टोटल 7 अलग टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, मतलब 7 अलग टाइप का यूनिट सेल बनेगा। अगर हम ए बी सी और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो 7 तरह का हमको यूनिट सेल मिलेगा और इस तरह से टोटल 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। और जितना भी मेटल्स या फिर एलॉयज है वो इसी 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर ही रहता है। कोई ना कोई एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसी का होगा, कोई भी मेटल या एलॉय का। चलिए, सबसे पहला जो है वो है क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, देखो हम लोग क्या कि नाम से पता चलता है क्यूबिक है, मतलब कि एक क्यूब होगा और हम लोग जानते हैं क्यूब का जो तीनों डायमेंशन होता है वो सेम होता है। उसका लेंथ की बात करते हैं, जैसे हम लोग क्या बोले, ए बी सी का अलग अलग वैल्यू असाइन करना, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और इसको हम लोग सी बोलते हैं। मतलब लेंथ जो होता है वो ए होगा, उसका विड्थ जो होगा वो बी होगा और जो सी है वो उसका हाइट होगा। ठीक है, अब ये अल्फा बीटा गामा क्या है, तो अल्फा बीटा गामा ये मेरा एक क्यूब हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, टोटल हम क्या बताएं, 7 यूनिट सेल होगा, तो एक उसमें पहला है क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल में ये हो गया ए बी सी और ये जो तीनों एंगल होता है इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो एक क्यूब में क्या कंडीशन हो सकता है, उसका ए बी और सी तीनों बराबर होगा, क्योंकि उसका तीनों साइड बराबर होता है क्यूब का, इसलिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। और ये तीनों एंगल देखो, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, मींस अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर होगा 90 डिग्री का। तो अब देखो हम लोग क्या बोल रहे थे, बाय असाइनिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्सियल लेंथ, एक वैल्यू हम असाइन कर दिए कि ए बी और सी तीनों बराबर होगा और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होगा। जब ये कंडीशन होगा तो हम लोग को क्यूबिक यूनिट सेल मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का यूनिट सेल मिलेगा। अब इसी यूनिट सेल को, अब देखो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक हो गया, ये हमारा यूनिट सेल हो गया बिल्डिंग ब्लॉक। अब इसी को हम लोग रिपीट करेंगे, इसी को रिपीट करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इसको रिपीट कैसे करेंगे वो हम लोग आगे बताएंगे, जब इसके बारे में और डीप में पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग क्या है, अभी यहाँ पे एक क्यूब है, बगल में एक और क्यूब रख दिए, ऊपर में एक और क्यूब रख दिए, साइड में, इस तरह से चारों तरफ हम लोग बहुत सारा क्यूब रख देंगे तो वो हमको एक क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर दे देगा। ठीक है, तो क्यूबिक यूनिट सेल को जब हम रिपीट कर रहे हैं तो हम लोग को क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल रहा है। उसी तरह से अब देखो दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे ए बी सी तीनों हम बराबर रखें और अल्फा बीटा गामा को 90 डिग्री रखें तो हम लोग को मिल गया क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्या करते हैं कि अल्फा बीटा
और गामा इसको हम 90 डिग्री रखते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या चेंज करते हैं, a इक्वल टू बी कर देते हैं बट नॉट c, ठीक है। यानी कि a और b दोनों लेंथ बराबर होगा, लेकिन c जो हाइट है ये हमारा अलग होगा। अब इसका अगर हम यूनिट सेल का ज्योमेट्री देखें तो कैसा होगा, ये देखो c जो लेंथ है हाइट, ये थोड़ा बड़ा हम कर दिए, देखो अब ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। देखो a और b मेरा बराबर है लेकिन c ज्यादा है, तो ये कंडीशन हो गया। और फिर से यहाँ पे देखो ये भी एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। जब ऐसा मेरा कंडीशन रहेगा तो हम लोग को जो क्रिस्टल यूनिट सेल मिलेगा वो उसको हम लोग बोलते हैं टेट्रागोनल, टेट्रागोनल यूनिट सेल हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। कुछ कुछ मटेरियल जो होता है वो इस टेट्रागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, जैसे टिन जो हो गया, टिन का स्ट्रक्चर टेट्रागोनल होता है। क्यूबिक में कौन कौन सा आता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, क्रोमियम, ये सब सारा जो है वो क्यूबिक में आता है। ये हम लोग आगे अभी डिटेल जब इसका हम पढ़ाई करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि कैसे होगा, ठीक है। तो ये एक कंडीशन हो गया जब हम लोग ऐसा कंडीशन रख रहे हैं कि a इक्वल टू बी होगा बट नॉट c, और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होगा। तो देखो हम लोग अभी क्या बोल रहे हैं, हम बाय असाइनिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्सियल लेंथ, यानी इसका अलग अलग वैल्यू रख रहे हैं। एक बार हम लोग क्या रखे, तीनों को इक्वल कर दिए, एक बार हम लोग क्या किए, दो को इक्वल कर दिए, तीसरे को अनइक्वल कर दिए। और एंगल्स को भी वही कंडीशन दे रहे हैं, एंगल्स एक बार हम लोग 90 रखे, यहाँ भी 90 है, आगे जाके एंगल्स भी चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरह से जब हम लोग कंडीशन को लगाते जाते हैं, जैसे तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन a इक्वल टू नॉट b इक्वल टू नॉट c, मतलब ये तीनों अनइक्वल होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है ऐसा अगर हम फिगर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, देखो यहाँ पे ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, मतलब तीनों यहाँ पे डिफरेंट है। लेकिन एंगल अगर हम फिर से देखेंगे तो ये तीनों एंगल 90 डिग्री हो रहा है। तो ऐसा जो यूनिट सेल है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, ठीक है। इस तरह से टोटल 7 यूनिट सेल है। एक हो गया क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, एक होता है हेक्सागोनल, ये हम सब दिखा देंगे, हेक्सागोनल, फिर होता है मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, फिर रोम्बो, ठीक है। ये टोटल 7 होता है यूनिट से। जितना भी हमारा मेटल्स है या फिर एलॉय जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वो इसी 7 में से कोई एक होगा, ठीक। तो हम लोग को सारा नहीं पढ़ना है, हम बस इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग बस इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें कैसा होता है स्ट्रक्चर, कौन कौन सा मेटल का स्ट्रक्चर सकता है, ठीक है। तो इसको तुम लोग को अगर शॉर्ट में नोट करना है तो नोट कर सकता है, ये वाला चीज जरूरी नहीं है, ये 3 तुम लोग नोट कर सकते हो। अभी देखो लग रहा होगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या है ये नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब आगे इसके अंदर वो पढ़ते जाएंगे तब समझ में आएगा कि हाँ ये चीज था, हम लोग ये चीज के बारे में पढ़ रहे थे। डायरेक्ट अभी कोई चीज समझ में नहीं आता है, जब इसके अंदर में हम लोग इंटर करेंगे तब समझ में आएगा। जब डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल में जाएंगे कि कौन सा मटेरियल जो है, कौन सा मेटल्स है जिसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जब हम लोग को कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे, 3D पिक्चर्स, उस वक्त समझ में आएगा अच्छे से कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। कुछ नोट करना है इसमें, इधर वाला लिख रहे थे सर। हाँ क्योंकि हम नोट्स भेज चुके हैं, इसका ऑलरेडी नोट्स भेजा हुआ है, आज हम पीडीएफ डाल दिए थे, उसमें थोड़ा सा ज्यादा डाला हुआ है, ये सब उसमें दिया हुआ है नोट्स में। ओके सर। लेकिन अभी कुछ कुछ नोट करो क्योंकि सामने रहना चाहिए कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो इसलिए क्विकली ये सब नोट्स कर दो।
अभी हम सातों का आगे अभी लिखवाएंगे नहीं, लेकिन अभी हम कुछ पेज दिखाएंगे थोड़ा देर बाद, उसमें हम सातों को दिखाएंगे कि सातों कैसे, कौन कौन सा स्ट्रक्चर कैसे होता है। यस सर। पढ़ना हम लोग के लिए यही जरूरी है, बाकी कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है सर, आगे कीजिए आप। तो हम लोग इसको डीपली थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग को पता चल गया कि हमारे पास एक इस टाइप का यूनिट सेल होगा, क्यूबिक यूनिट सेल होगा। अब हम पहले डिफिनेशन बस बताएं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें एटम्स का प्लेसमेंट कैसे होगा। ठीक है, अब एटम्स कैसे रेगुलरली अरेंज होगा ताकि हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये हमारा यूनिट सेल है। अब हम इसमें एटम्स को प्लेस करेंगे ताकि हमको फिर है उस एटम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाए। जैसे अगर हम इसमें एल्यूमिनियम का एटम्स प्लेस करते हैं और उसको रिपीट करते हुए चलते हैं तो हम लोग को एल्यूमिनियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो एटम का प्लेसमेंट के हिसाब से टोटल 3 इसके अंदर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर 3 स्ट्रक्चर आता है। पहला है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दूसरा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में BCC। और तीसरा होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम लोग FCC। देखो इसमें क्या होता है, नाम तो है वही क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो यूनिट सेल ऐसा ही होगा। यूनिट सेल का जो ज्योमेट्री होगा वो क्यूबिक ही होगा। अब देखो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है कि जो एटम्स होता है वो केवल कॉर्नर्स में होता है, यानी जो एज है क्यूब का कितना टोटल एज होता है, 8 एज होता है। तो 8 एज जो एज होगा उसमें हमारा केवल एटम्स प्लेस रहेगा। ठीक है, एक क्यूब का टोटल 8 एज होता है, जैसे कि हम दिखाते हैं। ये मान लो कि हमारा क्यूब है। ठीक है, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 पोजीशंस पे एटम रहेगा। ठीक है, और तो ये जो हो गया ये हमारा अभी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसी को आगे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, रिपीटेशन करना है। क्योंकि हम लोग घर बनाते हैं क्या करते हैं, एक ईंट को रखें, फिर उसी ईंट को रखें, फिर उसी ईंट को नीचे ऊपर करते गए, इस तरह से हमारा एक घर बन जाता है। ठीक है, उसी तरह से ये जो यूनिट सेल हुआ और इसमें जैसे एटम प्लेस है, उसी तरह से हम लोग जो है वो इसको जोड़ते चलते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरह से हम लोग जोड़ते चलेंगे। अगर ये हमारा एटम जो है वो अगर एल्यूमिनियम का एटम है, तो इस तरह से हम लोग को मिल जाता है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई भी एक, ये जो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसका एग्जांपल है हमारा म्यूट हो गया सर, हेलो, म्यूट हो गया सर। सर आपका म्यूट हो गया। लो सर जी, आपका म्यूट हो गया सर। उसमें एटम्स का प्लेसमेंट कैसा था, कॉर्नर्स पे केवल है। सर फिर ठीक से है, समझाइए सर, म्यूट हो गया था आपका। क्या हो गया था,
आपका म्यूट हो गया था माइक सर, फिर से रिपीट कीजिए इसके बारे में। ऑटोमेटिकली मेरा माइक कैसे म्यूट हो जा रहा है? सर म्यूट कर देते हैं। हो गया था सर। अच्छा, कहाँ तक हुआ था, कहाँ तक हम समझाए थे? बस यही वाला जो पार्क एग्जांपल में पोलोनियम लिए ना, वही समझाना है। तो देखो, अब हम बताएं कि सारा मटेरियल का कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा। तो सिंपल जो क्यूबिक है जिसमें कि एटम्स जो होगा वो केवल कॉर्नर्स पे होगा। देखो ये तुमको लग रहा होगा कि ये दोनों सटा हुआ नहीं है, लेकिन ये दोनों आपस में सटा हुआ है। हम इसका जब पिक्चर दिखाएंगे तब तुम लोग को और क्लियर बताएंगे। अभी हम लोग क्या है कि अगर हम इसको पूरा तरह सटाने लगेंगे, पूरा जो इमेज है मेरा पिक्चर वो खराब हो जाएगा। इसलिए हम दिखा रहे हैं कि हाँ यहाँ पे एक एटम है, ये हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो पोलोनियम जो है वो एक मटेरियल होता है जिसका स्ट्रक्चर अगर हम एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक एक होता है, ठीक है, जिससे हम लोग किसी भी मटेरियल का स्ट्रक्चर पता करते हैं कि अंदर से कैसा दिख रहा है उसमें। तो जब हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से इस मटेरियल को देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें जो एटम्स होगा वो केवल एज में होगा क्यूब का। ठीक है, अब देखो यहाँ बीसीसी में क्या होता है, फिर से ये क्यूबिक ही है, तो हमारा जो यूनिट सेल होगा वो कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो नाम में क्या लिखा, बॉडी सेंटर्ड। इसका मतलब समझो, यानी इसमें क्या है, एटम्स एज में तो होगा ही होगा। एज में टोटल 8 एटम्स होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा जो मटेरियल होगा उसके बॉडी के अंदर, मतलब जो क्यूब है, क्यूब जैसे कि ये हमारा क्यूब अगर हो गया तो इसके अंदर भी एक एटम रहेगा। मतलब कि यहाँ पे अंदर में एक एटम रहेगा इस बॉडी के अंदर। हम पिक्चर सारा दिखाएंगे, एक बार समझते जाओ कि किसमें क्या कंडीशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक बॉडी के अंदर होता है ऐसा स्ट्रक्चर। कौन कौन सा मटेरियल का होता है वो हम एग्जांपल देते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर जो होता है वो अल्फा आयरन का होता है। अल्फा आयरन किसको बोलते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम लोग फेरस अलॉय के बारे में पढ़ेंगे। अभी समझ लो कि जो आयरन रूम टेम्परेचर पे होता है उसको हम लोग अल्फा आयरन बोलते हैं। अगर हम टेम्परेचर आयरन का बढ़ा दे तो उसका स्ट्रक्चर चेंज कर जाता है। तो हम लोग यहाँ पे अल्फा आयरन हो गया। फिर उसके बाद टंगस्टन, जो बल्ब होता है हम लोग का, जो 100 वाट का बल्ब आता है उसमें जो फिलामेंट लगा होता है वो टंगस्टन का बना हुआ रहता है। तो वो जो टंगस्टन हो गया उसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है। उसके बाद फिर क्रोमियम, क्रोमियम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। मॉलिब्डेनम, ये सबका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, उस अगर आप ऐसे ये सब मटेरियल का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो हमको ऐसा दिखेगा कि कॉर्नर्स में भी एटम्स है और साथ में बीच में भी एक एटम्स है। हम सारा का पिक्चर दिखाएंगे, 3D पिक्चर दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो एक है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारा एटम्स होगा वो एज पे तो होगा ही, कॉर्नर पे टोटल जो 8 है वो होगा ही। लेकिन इसमें क्या है, देखो नाम क्या बोल रहा है, फेस सेंटर्ड। मतलब अब देखो एक क्यूब का कितना फेस होता है, टोटल 6 फेस होगा क्यूब का। एक ऊपर नीचे लेफ्ट राइट और फ्रंट और बैक, टोटल 6 फेस होता है। जैसे कि अगर ये क्यूब है तो ये एक ऊपर का फेस हो गया, नीचे का हो गया, इस साइड का हो गया, दो एक आगे हो गया एक पीछे हो गया, टोटल 6 फेस है। तो फेस के सेंटर पे होगा, मतलब कि ये अगर मेरा फेस है तो यहाँ पे एक एटम होगा। ठीक है, कॉर्नर्स पे तो एटम है ही, लेकिन एक सेंटर यहाँ पे फेस के सेंटर पे भी होगा। ठीक है, तो ये एक फेस हो गया, इसके सेंटर पे होगा, ऊपर वाला फेस के सेंटर पे होगा, साइड वाले फेस के सेंटर पे होगा, बॉटम फेस के सेंटर पे होगा, और जो बैक वाला फेस है उसके सेंटर पे होगा, और ये जो फ्रंट वाला फेस है उसके सेंटर पे भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्लेसमेंट होता है। इसमें जो एग्जांपल आता है एल्यूमिनियम, जब हम लोग एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। उसमें जो एटम्स मिल के बना हुआ रहेगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम, निकेल, ये सबका जो है वो स्ट्रक्चर फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। ठीक है, तो ये हम लोग क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एटम का प्लेसमेंट कैसा है, देखो यहाँ पे। अब देखो इसमें एटम का प्लेसमेंट रेगुलर दिख रहा है क्योंकि ये एक यूनिट सेल है। इसमें एटम्स का प्लेसमेंट था, यही यूनिट सेल फिर आगे मिला। इसमें जो एटम्स का प्लेसमेंट है देखो लाइन वाइज है पूरा।
ठीक है, ये अगर इस लाइन पे है, इस लाइन पे उसी तरह ऊपर जाएगा, तो ये अरेंज्ड है, रेगुलर है, इसलिए हम लोग इसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। वही अगर ये अरेंज जिसमें नहीं रहता है उसमें नॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो जाता है। उसी तरह ये भी पूरा रिपीट होगा पूरा ओवर स्पेस में, और पूरा जैसे ही रिपीट होगा तो ये बना लेगा फिर उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो भी मटेरियल है उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसी तरह ये भी पूरा तरह से रिपीट होगा तो ये सब का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो हमको एल्यूमिनियम अगर बनाना है तो हम अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा शेयर करके तुम लोग को कुछ इमेज बता देते हैं, उसके बाद थोड़ा और हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। हेलो सर, स्क्रीन शेयरिंग हो गया। हाँ अभी हम ओपन कर रहे हैं। पैसा लिया गया आलू की बात करे छे नहीं करे छे, पागल छे उ साला। 170 रुपया कर लेलकै। म्यूट करो ना। हेलो, देखो म्यूट करो तुम लोग। देखो देखो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ एमॉर्फस स्ट्रक्चर। यस सर। तो ये तो एमॉर्फस में देखो सिंपल वाला होगा ना सर। किसी भी तरह का अरेंजमेंट नहीं है एटम्स का, ठीक है, मतलब हम्म। इरेगुलरली ऑर्डर्ड है, कहीं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एटम एक कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है, ठीक। अब देखो ये ग्लास है और ये क्रिस्टल है, कल हम बताए थे ग्लास का और क्वार्ट्ज का। तो ये जो है वो ग्लास है और ये क्वार्ट्ज है। तुम्हें देखो इसका स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है कि कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन ये वाला देखो, ये वाला जो है एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। यस सर। ठीक है, तो यानी कि ये एक देखो यहाँ ये वाला था, जस्ट ये वाला रिपीट हुआ, फिर यही वाला रिपीट हुआ, यही यहाँ पे देखो ये थोड़ा बड़ा साइज का है, ये छोटा है, ये बड़ा है, मतलब कोई पैटर्न नहीं मिल रहा उसमें। अब ये वाला देखो, एक मिनट, हाँ इसमें देखो ये वाला देखो क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड, ये जो लास्ट हम बताए हैं बॉडी सेकंड नंबर वाला बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। देखो इसमें क्या है, कॉर्नर्स में एटम्स है सर। कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम्स है, और देखो एक बॉडी बीच में एक एटम है, ठीक है। देखो नीचे लिखा हुआ आयरन Fe, V मतलब वेनेडियम होता है, Nb मतलब नायोबियम होता है, और Cr मतलब क्रोमियम होता है। तो ये सब जो मटेरियल है इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक। उसी तरह ये देखो फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड में देखो कॉर्नर्स पे तो सारा है ही, लेकिन देखो फेस के सेंटर पे भी है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ, और एक पीछे वाला फेस पे ये वाला है, और ये फ्रंट वाले फेस पे है, ठीक है। यस सर। चलो और अब हम 3D पिक्चर्स दिखाते हैं। सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक का दिखा रहे हैं। सर हाँ बोले सर इसमें एलिमेंट्स केवल होगा क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल में? क्या चीज? केवल एलिमेंट्स ना बता रहे, मतलब कि एल्युमिनियम जो भी है तत्व का नाम बता रहे हैं। हाँ सारा एलिमेंट्स है, मेटल मेटल्स को ना, मेटल्स है ना सब, क्रोमियम, एल्युमिनियम, आयरन, सोडियम, ये सब सारा मेटल्स होता है ना। तो इसमें नॉन मेटल तो नहीं होगा? नॉन मेटल्स का तो स्ट्रक्चर होता ही नहीं क्रिस्टलियन। हम लोग तो पहले ही बता चुके हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसका होता है, वो तो मेटल्स मेटेलिक सॉलिड्स का होता है। नॉन क्रिस्टलियन में नॉन मेटेलिक सॉलिड लाइक पॉलीमर्स हो गया या फिर कार्बन हो गया, कार्बन का कुछ जो कंपाउंड्स होता है जैसे कि डायमंड, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, वो सब स्पेशल केसेस में आ जाता है। वर्ड जो है SiO2 तो सारे कंपाउंड है ना। क्या आवाज साफ नहीं आ रहा है?
क्वार्ट जैसा है ना। क्वार्ट्ज, तो क्वार्ट्ज जो है वो मेटल नहीं है। तो वही तो हम बोले, जरूरी नहीं है कि केवल मेटालिक सॉलिड ही हो, कुछ कुछ नॉन मेटालिक सॉलिड भी होता है जिसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलियन आ जाता है, जैसे कि डायमंड। डायमंड जो है वो मेटल नहीं है, वो एक नॉन मेटल है, कार्बन से बना हुआ है वो एलिमेंट है, लेकिन उसका भी क्रिस्टल होता है स्ट्रक्चर। उसी तरह क्वार्ट्ज हो गया, सिलिका का बना हुआ रहता है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा क्रिस्टलियन होता है। ग्रेफाइट हो गया, उसका स्ट्रक्चर होता है। तो जरूरी नहीं, ये नहीं है कि फिक्स नहीं है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब कि केवल मेटल्स आएगा या फिर एलॉयज, मेटल्स का एलॉयज आएगा। कुछ नॉन मेटल्स भी है जिसका स्ट्रक्चर वैसा बन जाता है। सर चलो देखो अब ठीक। यहाँ पे यूनिट सेल, ये क्यूबिक यूनिट सेल है, यस। दिख रहा है ना। और इसी को देखो वो रिपीट किया हुआ है, देखो एक ये वाला है, एक ये 2, इसके पीछे एक 3, इसके पीछे 4, फिर ऊपर में 4 है, टोटल 8 दिखा रहा है यहाँ पे। तो यही यूनिट सेल को हम लोग क्या करें, रिपीट कर देंगे तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा मेटल का। ठीक है, जिस तरह अगर हम ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के घर बना देते हैं, वैसे यूनिट सेल बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है। इसी को जोड़ जोड़ के हम लोग कोई भी मेटल या किसी भी मटेरियल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब देखो ये वाला तुम्हारा सिंपल, केवल केवल कॉर्नर्स में देखो एटम्स है। ठीक है, यहाँ पे एटम्स दिख रहा है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, फिर ऐसे जोड़ देंगे पूरा, तो ये हमारा क्रिस्टल बना देगा वो। अब देखो ये वाला, ये 3D पिक्चर है, ऐसे ही होता है। ठीक है, ये हमारे एक यूनिट में दिखा रहा है, इसी तरह ये बहुत सारा एटम्स होगा। जैसे देखो केवल कॉर्नर्स में एटम्स दिख रहा है, एक्चुअल में ऐसा दिखेगा तुमको। ठीक, इसी तरह जुड़ते जाएगा, इधर भी फिर आगे भी होगा, ऊपर भी होगा, साइड में होगा। इस तरह से जुड़ के पूरा एक एटम का स्ट्रक्चर बन जाता है कोई भी मटेरियल का। ये सिंपल क्यूबिक है क्योंकि केवल कॉर्नर्स में है। बाकी ये कटा हुआ है, ये सब हम समझाएंगे थोड़ा सा इसके बारे में लेट से, पहले समझ जाओ बेसिक। देखो यहाँ पे देखो, ये वाला सिंपल है, केवल कॉर्नर्स में है। यस सर। ये वाला देखो बॉडी सेंटर्ड, एक एटम देखो अंदर बीच में है रेड कलर का, यस सर। ये हो गया तुम्हारा बॉडी सेंटर्ड। और ये देखो फेस सेंटर्ड है, हर एक फेस, ऊपर वाला फेस में देखो 1 2 3 4, ये ऊपर वाला फेस है, उस पर एक एटम है। ये साइड वाला फेस है, इस पे एक एटम है। ये बॉटम फेस है, इस पे एक एटम है। इसी तरह 6 फेस पे एक एक एटम है। ठीक है, तो इसको हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। अब समझ में आया हम क्या पढ़ा रहे थे अभी तक? मतलब हम लोग क्या कर रहे थे, मेटल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। म्यूट करो ना जी, कौन है? चलो ठीक है, अब समझ में आ गया ये चीज हम लोग क्या पढ़ रहे थे। यस सर। ठीक है, अब पूछेगा अगर कोई, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही से बनता है, जो सेमेस्टर में तुम लोग का आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पूछ देगा एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऑप्शन दे देगा सिंपल क्यूबिक, बीसीसी। वो लोग कभी भी फुल फॉर्म नहीं लिखेगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ऐसे करके नहीं लिखेगा ऑप्शन में। ऑप्शन में वो सीधे लिखेगा बीसीसी, एफसीसी, सिंपल क्यूबिक या फिर हेक्सागोनल। और जैसे हम लोग टोटल 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कोई भी ऑप्शन में वो दे देगा। तो कौन सा हो जाएगा उसका, एफसीसी हो जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम, कॉपर, एजी, ये सब का एफसीसी होता है, ये सब का बीसीसी हो गया। और सिंपल क्यूबिक में केवल पॉलिनियम होता है। ठीक है, अब देखो हम नोट्स में कुछ पॉइंट लिखवाए हैं कि याद करने का तरीका क्या है कि कौन सा मेटल हमारा किसमें आता है। ठीक है, अब इतना सारा मटेरियल है कि भूल जाओगे कि कौन सा एफसीसी में है, कौन सा बीसीसी में है, क्योंकि इसके लिए तो कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही है, लेकिन ये दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे प्रीशियस मेटल समझते हो, जो महंगा मेटल होता है, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ये सब कुछ प्रीशियस मेटल्स है।
ठीक है, इसको प्रीशियस मेटल्स बोला जाता है, मतलब कि महंगा, प्रीशियस है। तो देखो वो सारा एफसीसी में आता है। Ag मतलब कि हो गया तुम्हारा ये सिल्वर, हाँ। गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है, ये सब एफसीसी में आएगा। उसके बाद आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे एल्यूमिनियम अलॉय के बारे में, ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन जो होता है एल्यूमिनियम का अलॉय होता है, उसका जो जो कंपोजिशन होता है ना, उसमें मेनली देखो होता है एल्यूमिनियम और कॉपर, ठीक है, तो ये दोनों हमारा एफसीसी में आ जाता है। उसी तरह आगे जाके हम लोग एक और पढ़ेंगे एचएसएस टूल के बारे में, हाई स्पीड टूल के बारे में, ठीक है। तो उसका जो एलिमेंट्स होता है वो बीसीसी में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे उस टाइम तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हम नोट्स में लिख दिए हैं, ठीक है, लेकिन समझ में वो तब आएगा जब हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो अब डीपली चलते हैं। देखो 3 टर्म होता है यहाँ पे। पहला नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। दूसरा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। और तीसरा कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हम लोग शॉर्ट में एपीएफ बोलते हैं, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। देखो होता क्या है ये सब, यहाँ पे देखो ये वाला जो यूनिट सेल है इसमें कॉर्नर्स में 8 एटम है, ठीक है, सारे कॉर्नर्स में। और बगल वाला जो यूनिट सेल हम लोग मिला रहे हैं, अब यहाँ पे देखो ये वाला एटम, ये वाला एटम इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो अगर हम केवल इस यूनिट सेल में काउंट करेंगे, एक यूनिट सेल को लो, एक यूनिट सेल में हम ये नहीं बोल सकते कि ये एटम जो है वो केवल इसका है, ठीक है, ये एटम इसका भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से ये जो एटम है वो इधर कोई एटम, कोई अलग दूसरा यूनिट सेल से जुटा हुआ होगा। तो इस तरह से हम एक पिक्चर देखो तुम लोग को समझाते हैं। तो ये वाला दिख रहा है, ये सर। ठीक है। अब समझ लो ये देखो एक क्यूब है, ये वाला क्यूब को कंसिडर करो, ठीक है, ये वाला यूनिट सेल हो गया एक। अब इसका चारों कॉर्नर्स में एटम है, यहाँ वाला एटम काउंट करो, ठीक है, यहाँ पे मान लो एक एटम है, तो ये एटम देखो इसके साथ भी शेयर किया हुआ है, इसके साथ भी शेयर है, इसके साथ भी शेयर है, ठीक है। इसके ऊपर जो 4 यहाँ पे बैठेगा, 4 यूनिट सेल, उसके साथ भी ये वाला एटम शेयर किया हुआ रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर हम एक, अब समझ लो कि ये वाला था ही, ये वाला ऊपर से कर जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एटम अब इसके साथ भी शेयर हो गया। तो जिस तरह नीचे 4 था टोटल, उस तरह ऊपर भी 4 होगा। यानी एक कॉर्नर एटम है, एक कॉर्नर एटम ये टोटल 8 यूनिट सेल के साथ जुटा हुआ है, ठीक है। यानी कि इस एटम का 1/8 पार्ट ही इसके अंदर है। इस यूनिट सेल में अगर हम पूछेंगे कि ये जो कॉर्नर एटम है इसका कितना पार्ट इस यूनिट सेल में आता है, वो 1/8 पार्ट आता है, ठीक। उसी तरह ये वाला भी 1/8 पार्ट आएगा। तो अब देखो एक यूनिट सेल में कितना एटम हो गया, तो एक यूनिट सेल में एक एटम का 1/8 पार्ट आ रहा है, और टोटल एक यूनिट सेल में कितना एटम है, 8, ठीक है। यानी कितना हो गया, एक एटम। यानी एक यूनिट सेल में टोटल एक ही एटम है। यहाँ पे 8 एटम जो है वो कॉर्नर्स में है, लेकिन ये जो कॉर्नर्स में है वो दूसरे के साथ भी तो शेयर हो रहा है, तो हम तो ये नहीं बोल सकते कि ये एटम केवल इसका है। तो उस तरह से केवल 1/8 ही जो है वो इसका है। उसी तरह टोटल 8 एटम है इसके पास कॉर्नर्स में, तो टोटल कितना एटम हो जाएगा, 1 एटम हो जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक में क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखो बीसीसी में हम फिर से पिक्चर दिखाएंगे, अभी तुम लोग हड़बड़ाओ नहीं, आराम से समझो, हम फिर पिक्चर में दिखाएंगे कि कैसे शेयर हो रहा है। ये तो गुना करके सर काट क्यों दिए सर? देखो एक कॉर्नर एटम को काउंट करो, चलो एक यूनिट सेल में टोटल कितना कॉर्नर एटम है,
8 8 है, 8 है। और एक जो कॉर्नर एटम है उसका कितना पार्ट इस यूनिट सेल में है? 1/8। यस सर। क्योंकि 8 वो शेयर हो रहा था, अभी हम बहुत। दिखाएं और आगे भी दिखाएंगे। ये वाला जो इस कॉर्नर एटम जो है टोटल 8 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है, यस तो हो इसमें रहा केवल है। पार्ट आया है ना, हम्म। टोटल 1/8, और टोटल एक यूनिट सेल में कितना है? 8, तो कट के एक। 1 हो जाएगा ना। यस हम एक यूनिट सेल निकाल रहे हैं, ठीक है। यस सर। अब देखो इसमें भी सेम केस है, कॉर्नर में है सारा, तो कॉर्नर में तो इसके जैसा ही होगा बिल्कुल, 8 × 1/8। लेकिन इसमें देखो एक बॉडी के अंदर है, और ये तो केवल इसी का है, वो तो बॉडी के अंदर है, तो +1 हो जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ होगा। पे ठीक है, यस सर। ये वाला बॉडी के अंदर है, वो तो केवल 2 उसका है, वो तो किसी के साथ शेयर कर नहीं रहा है। अब देखो यहाँ पे ये वाला फिर से कॉर्नर वाला कंडीशन वही होगा, 1/8 × 8। प्लस इसमें 3 होगा। फेस पे तो देखो, फेस पे अगर हम ये फेस काउंट करते हैं तो इस फेस के ऊपर भी तो एक दूसरा है, 2 तो यस सर। ये 2 के साथ शेयर होगा, इसमें आधा जाएगा और आधा इसमें Okay, जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कितना हाफ पार्ट आ रहा है, एक फेस में हाफ पार्ट, और टोटल कितना फेस है? 6 फेस। 4। 6 फेस होता है ना। यस सर। यस सर 6। तो ये कट के कितना हो जाएगा? टोटल 4 हो जाएगा। अगर पूछे कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर 1, 1। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन अ बीसीसी स्ट्रक्चर 2, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन अ एफसीसी स्ट्रक्चर 4, ठीक है। यस सर। आगे दिखाएंगे इसको क्लियरली, पहले ये दोनों टर्म को भी हम समझा देते हैं, उसके बाद हम शेयर स्क्रीन को शेयर करके उसमें क्लियरली दिखाएंगे कि कैसे 8 एटम में शेयर हो रहा है। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर किसको बोलते हैं? अगर हम तुमको एक क्यूब ले लो, ठीक है, एक क्यूब ले लो, इसका फ्रंट व्यू देखो, ड्राइंग जब तुम लोग पढ़ोगे तो समझ में आएगा फ्रंट व्यू क्या होता है, टॉप व्यू क्या होता है। ये क्यूब है, जैसे ये क्यूब है, अभी तुम लोग को केवल ये वाला फेस दिख रहा होगा, ये वाला नीचे वाला साइड वाला कुछ नहीं दिख रहा होगा, केवल ये फेस दिख रहा है। यस तो सर। सामने से जो फेस दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू। तो हम देखो ये फ्रंट क्यूब व्यू। है, इसका अगर हम फ्रंट व्यू बनाएंगे, ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अब हम बोले कि इस क्यूब में एक बॉल को डालो, एक स्फेरिकल बॉल को डालो इसमें, तो अगर हम डालेंगे इसमें तो कुछ ऐसा दिखेगा। यस सर। अब देखो ये इतना पार्ट खाली रह जा रहा है, दिख रहा है। ये जो बॉल है इसको पूरा तो भरा नहीं, इतना पार्ट खाली रह गया। तो यही डिफाइन होता है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। मतलब कि जो यूनिट सेल है, ये अगर यूनिट सेल है, अगर हम इसमें एक 4 इतना सारा एटम्स को डाल रहे हैं, ये सारा एटम्स को हम डालें इसके इसमें, तो ये जो एटम्स है वो कितना स्पेस इसका ढका। ये जो यूनिट सेल है, देखो ये क्यूब है, इसका वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब होगा। अगर ये साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ए क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। और जो ये स्फीयर है, ये जो हमारा स्फीयर है एटम्स का, वो कितना इसका वॉल्यूम को ढक रहा है। तो डिवाइड हम लोग ये जो एटम्स जितना वॉल्यूम ढक रहा है डिवाइडेड बाय ए क्यूब कर देंगे, वही कहलाता है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ठीक है। मतलब कि जो एटम्स है वो कितना स्पेस को इसका ढक रहा है और कितना स्पेस मेरा खाली रह जा रहा है, ठीक। हम इसका फॉर्मूला नहीं बताते हैं, केवल इतना ध्यान रखो, सिंपल क्यूबिक का जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है वो 0.52 होता है। मतलब कि ये जो क्यूब है, ये जो यूनिट सेल क्यूब है, इसका टोटल 100% वॉल्यूम में से केवल 52% वॉल्यूम जो है वो एटम ले रहा है, बाकी जो 48% वॉल्यूम है इसका खाली है, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। यस सर। उसी तरह बॉडी सेंटर में क्या होगा, यही कंडीशन होगा, बट बीच में एक डाला हुआ रहेगा इसमें बॉडी के अंदर। तो अब देखो, अब इसमें थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम ले लेगा क्योंकि बीच में हम एक और डाल दिए, तो इसका जो पैकिंग फैक्टर होता है बॉडी सेंटर का वो 0.68 होता है। मतलब कि इस यूनिट सेल का जो 100% वॉल्यूम है उसमें 68% वॉल्यूम जो है वो हमारा एटम्स इसका भर ले रहा है, लेकिन बाकी जो 32% है वो खाली रह जा रहा है, ठीक। उसी तरह फेस सेंटर में क्या होता है,
7 ये होता है। लेकिन इसमें देखो सारे फेसेस में एटम रहता है, तो ये थोड़ा और ज्यादा ढक देता है, क्योंकि देखोगे फिगर तो थोड़ा दिखेगा कि बहुत सारा एटम्स है इसमें, तो इसलिए उसका पैकिंग फैक्टर बढ़ जाता है। मतलब कि 74% जो वॉल्यूम है वो एटम ऑक्युपाई कर रहा है इस यूनिट सेल का। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर हम समझाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर हम क्लियर करके समझाते हैं, ठीक है। ये वैसे ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। चलो देखो, ये वाला सिंपल क्यूबिक है, इसमें देखो एक यूनिट सेल में कटा हुआ पार्ट दिखा रहा है। यहाँ पे देखो कुछ कुछ पार्ट तुमको खाली दिख रहा होगा अंदर, ये वाला पूरा जो पार्ट है खाली है। इसी का मतलब कि जो एटम्स है वो पूरा स्पेस को नहीं घेर रहा है। कितना स्पेस को घेर रहा है? 52। ये जो एटम है, ये एटम है, ये एटम है, तो ये केवल 52% पार्ट को भर पा रहा है, बाकी जो 42% है वो खाली रह जा रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ठीक है। यस सर। अब देखो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हम समझाते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कोई भी एक एटम का नेबरहुड कौन कौन सा है, मतलब कि उसके साथ कौन कौन सा एटम कांटेक्ट में है, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना उसके साथ कांटेक्ट में है। जैसे कि देखो ये सिंपल क्यूबिक हो गया, इस एटम को पकड़ो तुम, ठीक है। इस एटम को देखो, इस एटम के साथ ये वाला एटम टच में है, दिख रहा है? ये वाला एटम टच में है इस एटम के साथ। समझ में आ रहा है? आवाज नहीं जा रहा है क्या? यस सर, आ रही है। हाँ तो देखो ये जो एटम है, इस एटम के साथ कौन कौन सा एटम कांटेक्ट में है, मतलब उसके साथ कौन सा एटम टच कर रहा है। ये वाला एटम टच कर रहा है, यस सर। ये वाला भी टच कर रहा है, ये वाला भी टच कर रहा है, टोटल 3। अब देखो ये वाला एटम टच कर रहा है 4, ये वाला एटम टच करेगा और ये वाला एटम टच करेगा। ये साइड वाला एटम उसके साथ टच नहीं कर रहा है, नहीं। 1 2 3 5 ये वाला टच नहीं ना कर रहा सर, 1 2 3 बाकी सब तक दूसरा से कर ही रहा। 1 मिनट। ठीक है, इसमें 2 एटम जो है वो इस एटम को टच नहीं कर रहा होगा, बाकी सारा कर रहा है। देखो ये वाला और ये वाला नहीं कर रहा है। देखो इसके साथ कौन कौन सा टच कर रहा है, ये वाला, ये Yes, 2, यस ये सर। 3, ये 4 और ये 5। हाँ ये वाला नहीं कर रहा, हाँ ये वाला नहीं कर रहा है। ये टॉप में ये कॉर्नर। तो 1 2 3 4 5। सर तो बीच वाला से ना टचिंग पॉइंट है। बीच वाला इसमें केवल कॉर्नर्स में एटम है ना, इसमें केवल कॉर्नर्स पे एटम है। तो एक अच्छा ये वाला इमेज देखो, इसमें ज्यादा क्लियर होगा। देखो ये वाला, ये एक एटम है, देखो यस सर। ये एक एटम है, इसके साथ ये इधर वाला एटम टच करेगा। 1 नंबर ये इसके ऊपर जो एटम होगा, ये 2nd नंबर, ये 3rd नंबर, ये 4th, ये 5th और ये 6th। ये इसमें देखो ये वाला कंबाइंड है ना, इसमें ज्यादा क्लियर समझ में आया। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, हम रिपीट कर दिए यूनिट सेल को। यस अब सर। यहाँ पे जो एटम है इसको देखेंगे, एक ऊपर एक इधर, 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
अभी नहीं निकाली छोड़ दे। म्यूट करो ना जी। ठीक है, सिंपल वाला समझ में आ गया ना, सिंपल क्यूबिक का यस सर। टोटल 6। अब इसमें देखो, ये वाला हमारा बीसीसी है, बॉडी सेंटर्ड। अब इसमें देखो सेंटर वाले एटम का देखो, सेंटर वाला एटम जो है वो ये सारे एटम्स के साथ कांटेक्ट में है। हाँ सर। तो जितना भी कॉर्नर एटम्स है सबके साथ कांटेक्ट में है। मतलब टोटल कॉर्नर एटम्स कितना, 8 कॉर्नर एटम्स है। ये वाला सेंटर वाला सबके साथ कांटेक्ट में है, मतलब कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। यस सर। ठीक है। यस सर। उसी तरह एफसीसी वाला थोड़ा टिपिकल है, उसका समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसका बहुत ही ज्यादा एनालिसिस का जरूरत पड़ता है। उसका बस इतना याद रखना है कि उसका टोटल 12 होता है। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट है ये दोनों का। बाकी एफसीसी वाला समझ में नहीं आता है, वो उसके लिए बहुत ही टिपिकल पिक्चर चाहिए। वो तुमको वीडियो से समझ में आएगा, यूट्यूब में कोई वीडियो देखने से ही समझ में आता है वो। यूट्यूब का कोई वीडियो ऐसा देख करके डाल दीजिएगा ना सर, देख लेंगे हम लोग। ठीक है, हम वही उस टाइम देख के डाल देंगे। यस सर। चलो देखो, तो हम लोग क्या देखें, सिंपल क्यूबिक में जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल था वो कितना था, टोटल 1। इसमें ये 1 था। एपीएफ जो था वो कितना है, 0.52 है। और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। और नंबर ऑफ एटम्स जो है वो 1 है। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स कितना था, नीचे बन सर। एपीएफ जो है ये इसका 0.68 था। और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 आ रहा था। ठीक है, और इसका जो है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 था। एपीएफ 0.74 और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 होता है। ठीक है, तो देखो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना से ही बनता है। तुमको एग्जांपल याद रखना है कि कौन सा एग्जांपल एफसीसी के अंदर कौन कौन सा मेटल आता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होता है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। ऑब्जेक्टिव यही बनेगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर सेमेस्टर का ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव यहीं से बनता है। चैप्टर से टोटल ऑब्जेक्टिव यहीं से बनता है। और इससे श्योर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जांपल्स में ही आता है, बट कभी कभी ये सब भी पूछ देता है। ठीक है, उसी तरह बीसीसी का याद रखना है और सिंपल क्यूबिक का याद सर ये रखना है। 0.52 इतना परसेंट तो भरा रहता है ना सर। हाँ, ये एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, इसका डेफिनेशन होता है कि वो यूनिट सेल का कितना पार्ट एटम घेरे हुए हैं। यस सर 0.52%। घेरे हुए हैं, बाकी जो 48% आ रहा है वो खाली रहता है। ओके सर। उसी को हम लोग वाइट बोलते हैं। जब हम लोग एलॉय बनाएंगे ना, तो एलॉय में यही जो स्पेस खाली रह जाता है ना, इसी का यूज होता है। वो समझाएंगे कैसे एलॉय बनाने में ये स्पेस का यूज होता तो वीडियो नहीं आ सर रहा। है। हाँ, आप रेड बॉल यूज कीजिए ना सर, ये वाला बहुत मलमल करता है बॉलवा। रेड वाला, रेड रेड वाला बॉल होता है ना, 100 वाट सर। 100 वाट वाला सर। इसमें नहीं दिक्कत तो हो रहा है। हाइड्रोजन ले लीजिए। ना नहीं ये सर, वाला बहुत, एलईडी वाला था। ये वाला एलडी वाला थोड़ा कम बेसी होता रहता है और क्या। नहीं अच्छा, वो ऐसे रेड तो वाला दो वाला बल्ब आता लगाए है। हैं, लेकिन ठीक है, देखते हैं अगला क्लास में हम। यस सर। एक स्क्रीन और देख लो, लास्ट सर समझा देते हैं। अरे म्यूट करो ना यार, हल्ला हो रहा है तो। नोट सर ग्रुप में नहीं डाले थे। नहीं, हम डाल दिए ग्रुप में, 3 ग्रुप था नहीं, मेरे में, ऐड तीनों में हम डाल दिए। इसमें मैकेनिकल 2 में नहीं आया सर। सर मैकेनिकल 4 में सर। मैकेनिकल 4 मेरे पास 3 ग्रुप है, मैकेनिकल 1, मैकेनिकल 2 और एक गर्ल्स का ग्रुप है। नहीं सर, ये मैकेनिकल 4 है सर। अरे मैकेनिकल 4 में 2 है यार, 4 F4 वाला 4 है। 4 में 2 करके लिखा हुआ है, हम F4 तीनों में वाला डाल दिए। है। ठीक है, हम एक बार और चेक कर लेंगे। ठीक है, चलो देखो, अभी हम बता देते टोटल 7 पॉसिबल यूनिट सेल होता है।
अगर हम तो पहला था ए बी इक्वल टू सी, ये तीनों अगर बराबर होगा और अल्फा बीटा गामा ये 90 डिग्री होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, जैसे इसमें टोटल अभी हम लोग 3 पढ़ाई किए, सिंपल जिसमें कॉर्नर्स में एटम है, फेस सेंटर्ड जिसमें फेस पे भी एटम्स होगा, और बॉडी सेंटर जिसमें बॉडी के सेंटर पे एक एटम होगा। ठीक है, उसी तरह दूसरा अगर ए इक्वल टू बी होगा नॉट इक्वल टू सी और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री तो इसको हम लोग बोल देते हैं टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल में जिस तरह हम लोग क्यूबिक में भी 3 पढ़े थे, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, उसी तरह टेट्रागोनल में भी हमारा सिंपल बॉडी सेंटर्ड होता है। ठीक है, तो ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, बस हम दिखा दे रहे हैं कि टोटल 7 जो यूनिट सेल होता है वो क्या क्या होता है। देखो तीसरा ऑर्थोरोम्बिक, मतलब कि ए बी और सी तीनों अनइक्वल होगा और अल्फा बीटा गामा का एंगल 90 डिग्री। देखो यहाँ पे ये ए बी और ये सी, ये तीनों अलग अलग है लेकिन जो एंगल है ये तीनों वो 90 डिग्री है। ठीक है, अगला होता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, ए बी सी तीनों अनइक्वल होगा, अल्फा और गामा का वैल्यू 90 डिग्री होगा और बीटा का वैल्यू 90 डिग्री नहीं होगा। ये देखो ये थोड़ा इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है तो स्पष्ट पता चला ये वाला एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, नहीं होगा बाकी ये दोनों 90 डिग्री होगा। और फिर से ए और बी सी तीनों अनइक्वल है। ठीक है, ट्राइक्लिनिक आता है, ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, तीनों साइड भी अनइक्वल होगा और तीनों एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। तो उसका पिक्चर जो है वो ज्योमेट्री कुछ ऐसा होता है। ठीक, हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल में ए और बी इक्वल होगा और सी इक्वल नहीं होगा, अल्फा और बीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा और गामा जो होगा 120 डिग्री होगा। ये हेक्सागोनल हो गया। ठीक है, हेक्सागोनल भी कभी कभी पूछ देता है, तो हेक्सागोनल में जिंक हो गया, जिंक का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है। ठीक, और फिर एक होता है रोम्बोहेड्रल, ये इसमें ए बी सी तीनों बराबर होगा, अल्फा बीटा बराबर होगा, अल्फा बीटा गामा तीनों जो होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा, उसका जो यूनिट सेल दिखता है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं टोटल 7 यूनिट सेल है हमारा, लेकिन हम लोग को केवल क्यूबिक ही पढ़ना है, बाकी से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, केवल क्यूबिक पढ़ना है। एग्जाम्पल भी इसी का आता है, समझ में आ गया? ओके सर। सर इसी लिंक पे मैथ क्लास होगा क्या? हाँ इसी लिंक पे होगा। ओके सर। नहीं नहीं, उसका लिंक अलग आएगा। नहीं नहीं इसी लिंक से होगा। नहीं किए हैं तो यही आया है। हाँ उसी सर के लिंक से हम भी पढ़ाते हैं। ओ, ठीक है, हम एंड गुड करते हैं। इवनिंग सर। नहीं क्योंकि 6-10 में सर भेजते हैं फिर से। ठीक है, फिर हम मीटिंग इन कर रहे हैं। ओके सर। ओके सर। समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? या सर समझ में आ रहा सर। कुछ प्रॉब्लम नो पढ़ाई में सर, कुछ प्रॉब्लम लग रहा हो, ना- समझ में ना नहीं आ रहा हो प्रॉब्लम क्या? सर। क्या चीज? नो प्रॉब्लम सर।